पे बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप घर बैठ के? यस सर। पढ़ा आपने प्लाटी हेलमेंथिस और निडेरिया और टीकाफोरा फ्रॉम एनसीईआरटी? हम्म। तो भाई एनसीईआरटी से पढ़ाई बाकी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एनसीईआरटी से पढ़ाई? क्यों प्रियांशु कुमार? यस सर। एनसीईआरटी से पढ़ाई हो रही नहीं हो रही है? सर हो रही है, एनसीईआरटी से भी और नोट्स से भी। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ इशिका। Yes, sir. एनसीईआरटी से जो लास्ट टाइम पढ़ाया था। Yes, sir. तो कैसे होते हैं प्लाटी हेलमेंथिस? डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? Diploblastic. फ्लैट वर्म या राउंड वर्म? Flatworm. पैरासिटिक या फ्रीली लिविंग? Parasitic including planaria. नहीं. Sir, one इंक्लूडिंग example. प्लेनिरिया नहीं, मतलब इंक्लूडिंग Including नहीं को हम planaria, which is इंग्लिश not. में एक्सक्लूडिंग बोलते हैं। Sir, I wanted to say including planaria, which is not parasitic. ओके, थैंक यू वेरी मच। कृष्णा तिवारी। कृष्णा तिवारी, आवाज आ रही है? ये क्वांटम वर्ल्ड के नाम से कौन है? हाँ, क्वांटम वर्ल्ड। खैर छोड़िए। राजीव द्विवेदी द्विवेदी। क्वांटम वर्ल्ड, माइक ऑफ कर लो, आपकी आवाज नहीं आ रही। राजीव द्विवेदी। आवाज आ रही है राजीव? आप ऑडिबल नहीं है। खैर कोई बात नहीं, माइक बंद कर लो। रिद्धि गोयल। आवाज आ रही है रिद्धि? रिद्धि आवाज आ रही है? चले रहने दीजिए, माइक बंद कर लीजिए रिद्धि। आदित्य सिंह। यस सर। बेटा क्या फर्क होता है ये एक फैसियोला यानी लिवर फ्लूक और टेनिया सोलियम में? कोई दो तीन डिफरेंस बता दे मुझे फटाफट से। मालूम है सर नहीं नहीं मालूम है? नहीं मालूम, नहीं पता तो नहीं नो सर। सर बोलो।
नो सर। ठीक है, वेरी गुड। प्रत्यक्षा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या मतलब होता है प्रत्यक्षा का? हेलो। प्रत्यक्षा का क्या मतलब होता है? हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ, तुम्हारी आवाज आ रही है मुझे। मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो। कोई बात नहीं बेटा, आवाज का इशू है तो कोई बात नहीं, मेरी बंद कर लीजिए माइक, कोई बात नहीं। मैं तारिक से बात कर लेता हूँ। तारिक। यस सर। हाँ बेटा, क्या फर्क होता है अभी ये टेप फॉर्म में और लेबर फ्लूक में? दो तीन डिफरेंस बता दे फटाफट से। सर टेप वॉर्म एंड लिवर फ्लूक। यस, टेप फॉर्म एंड लेबर फ्लूक, यू हर्ड इट राइट। सर anatomically they are different, like ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस? sir their structure is different, like tapeworm is like a tape and flatworm is liver fluke is just like Like a liver. Tape form is like a tape and liver fluke is like liver. Is that what you want to say? Thank you, Tariq. Vibhor Chaturvedi. यस सर। सेम क्वेश्चन। गुड इवनिंग। आपकी आवाज धीरे आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए या माइक के पास आइए। सर सर हाँ, अब क्लियर है। टेप वर्म और लिवर फ्लूक स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। और टेप वर्म में 4 नहीं, सकर्स होते हैं। हाँ, और टेप में जाते 4 सकर्स होते हैं। अच्छा, और लिवर लिवर फ्लूक में फ्लूक में 1 सकर होता है। एक ही सकर होता है। को उसका नाम क्या होता है? नहीं, 2 सकर होते हैं। एक दो, एक अब दो हो गए थे। एक जिससे हाँ, वो दो कौन से खाता होते है, हैं? और एक चिपका होता है जिससे, उसका जैसे नाम। खाता है उसे चिपकेगा नहीं। सर दोनों मतलब एक दोनों काम करता है और एक सिर्फ अरे चिपकने का काम करता है। एक दो नहीं, मुझे स्पेसिफिकली बताओ कि कौन से वाला कौन सा काम करता है और कौन सा वाला कौन सा काम नहीं करता है, स्पेसिफिकली। सर स्पेसिफिकली सर नेम याद नहीं है। शर्मीन। यस सर। क्या मतलब होता है शर्मीन का? सर जिसमें शर्म हो। अच्छा, शाय। ओके। यस सर। जिसमें शर्म हो, ये जो ज्यादा शर्माती हो। नो सर। खैर, तो सेम सेम क्वेश्चन शर्मीन। सर सकर्स होते हैं वेंट्रल सकर और ओरल सकर। जो ओरल सकर किसमें होता है किसमें? सर लिवर फ्लूक। अच्छा, जो लिवर वो कंटिन्यू। ओरल सकर होता है वो माउथ की तरह एक्ट भी करता है, और जो वेंट्रल सकर होता है वो वेंट्रल साइड से अटैचमेंट के लिए यूज होता है। और टेप वॉर्म में स्ट्रोबिला होता है, जो इंडिविजुअल प्रोग्लोडेड मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है हर सेगमेंट का। वो मैं ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि शक्कर के कॉन्टेक्स्ट में लिवर फ्लूक और टेपवर्म कैसे अलग हैं? सर टेप वॉर्म के पास 4 सकर्स होते हैं। अच्छा, और क्या होता है टेपवर्म के पास जो लिवर और फ्लूक के पास नहीं एलिमेंट्री है? कैनल। सर टेप वॉर्म के अंदर एलिमेंट्री कैनल नहीं होता और लिवर फ्लूक के अंदर होता है, कैसा? बट इनकम्प्लीट होता है क्योंकि एनस नहीं होता। और लिवर फ्लूक प्री डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करता है। और टेपवर्म? टेप वॉर्म भी, बट उसके अंदर दोनों डिफरेंस बताओ। एलिमेंट्री कैनाल होता है सर। अच्छा, एक दो डिफरेंसेस और बताओ। और अब एक डिफरेंस बताओ और 2 सिमिलैरिटीज बताओ।
सिमिलैरिटीज तो सर ये है कि दोनों ही पैरासिटिक है, और लिवर फ्लू किससे पैरासिटिक है? सर लिवर में रहता है ना ये, ह्यूमन बींग्स के। सिर्फ ह्यूमन बींग्स के रहेगा? सर आई डोंट नो, ह्यूमन बींग्स के तो बताया था पता है मैंने क्लास बट। में। नहीं, तुम लिवर फ्लू की बात कर रहे हो, टेप वर्म की बात कर रही हो? सर लिवर फ्लूक किसके लिवर में रहता है? ह्यूमन बींग्स। सिर्फ ह्यूमन बींग्स के? सर और भी एनिमल्स के रह सकता है बट ह्यूमन बींग्स मुझे पता था। अच्छा, साइंटिफिक नेम क्या है लिवर फ्लू का? साइंटिफिक नेम सर लिवर फ्लूक, साइंटिफिक मैंने नेम आई नाम दिया डोंट था नो। क्लास में, लेकिन लिखा हुआ नेम मिला था, मैं बता रहा हूँ। ठीक है शर्मिन, सिमिलरिटीज बताइए आपने, डिफरेंसेस बताए मुझे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ, और बाकी लोगों जिनसे मैंने पूछा, जिनके आंसर नहीं आए, जिनको नहीं पता था या जो सही से नहीं बता पाए, ठीक है ना, तो उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। आपको जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मैंने पढ़ा दिया आपने पढ़ लिया। तो बेसिक बेसिक सी बातें हैं, ज़रा ध्यान रखिए। आपको 1.5 घंटे की क्लास में चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, एक एक चीज़ 4-4 बार बोली जा रही है, जिसमें हो सकता है कभी नेटवर्क इशू हो, कभी साउंड का इशू हो। उसके लिए आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं, और आप घर बैठे बैठे आपके पास किताबें भी हैं। तो थोड़ा मेहनत कीजिए, पढ़िए, ठीक है, प्रिपेयर्ड आइए ज़रा अगली क्लास के लिए। ये मत सोचिए कि मैं वन साइडेड टीचिंग आपके लिए करूँगा और वन साइडेड टीचिंग करके चला जाऊँगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप आंसर देंगे, ठीक है। अभी तो आप काफ़ी बचे हुए हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। जिस दिन क्लासेस ऑफलाइन हो गई और आप मेरे सामने आ गए, तो मैं अज्यूम करके चलूँगा कि मैंने जितनी क्लासेस आपकी ले ली, जितना मैंने पढ़ा दिया सब आपको आता है, ठीक है। अगर मैं पढ़ाने में मेहनत करता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वहाँ से आउटपुट में भी आप मेहनत करें। वन साइडेड कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन मुझे ये लगेगा, जिस दिन मुझे ये फील हो गया कि मैं ही एफर्ट कर रहा हूँ सिर्फ और आप बिल्कुल एफर्ट नहीं कर रहे, तो फिर मैं भी एफर्ट करना छोड़ दूंगा। और मैं समझता हूँ कि आप ये नहीं चाहेंगे। तो आप चाहते हैं कि अगर मैं एफर्ट करता रहूँ, आपको पढ़ाने में मेहनत करता रहूँ, तो आपको भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत, उतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म की मैंने आपसे बातें कर दी थी। 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। विभोर, विभोर है यहाँ पे? यस सर। हाँ विभोर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैसे एक्सक्रीट करते हैं प्लैटिहेल्मिन्थस? सर प्लैटिहेल्मिन्थस थैंक यू। मिली? कैसे एक्सक्रीट करते हैं प्लैटिहेल्मिन्थस? सर एक्चुअली मिली का माइक थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो ऑडिबल नहीं है। ये कौन बोल रहा है? सर शर्मीन, सर पिछली क्लासेस में भी उससे पूछा तो था लेकिन ऑडिबल नहीं थी वो। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रीति, प्रीति को आवाज आ रही है? कोई बात नहीं। रुखसार, यस सर। ये कौन बोल रहा है? प्रीति? सर हाँ प्लीज। ठीक है प्रीति, मैं वही को सवाल पूछ रहा हूँ जो मैंने विभोर से पूछा, सेम क्वेश्चन। सर एक्सप्रेशन। वो तो तुम्हें पता होगा ना, यू आर लिसनिंग ना, मैंने क्या पूछा था विभोर से? सर इनकी एक्सक्रीटरी पोर होती है जिससे एक्सक्रीशन होता है। वो तो आउटलेट हो गया ना, अंदर क्या काम कर रहा है? ह्यूमंस के पास यूरिनरी ओपनिंग है जिससे यूरिन बाहर आ रहा है। काम कौन करता है एक्सक्रीशन का? फ्लेम सेल्स जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक है, थैंक यू।
सानवी, Yes, sir. नर्वस सिस्टम ऑफ प्लैटिहेलमिंथस। प्लैटिहेलमिंथस के पास लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ 2 सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है और डबल वेंट्रल नर्व बस, थैंक यू। शिवांग, शिवांग बारनवाल। Yes, sir. ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लैटिहेलमिंथस। यस या नो? Sir, no. रोशनी, यस सर। सेम क्वेश्चन। सर इनमें फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है? और सर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, मोनोशियस होते हैं, डायोशियस होते हैं? सर सर मोनोशियस की डायोशियस? सर मोनोशियस। ठीक है, कंटिन्यू। सर आगे डेवलपमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? विवेक कुमार, विवेक कुमार आवाज आ रही है? कोई बात नहीं। राजीव द्विवेदी, आवाज आ रही बेटा? कोई बात नहीं। ज्योति यादव, सर इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ये कौन बोल रहा है? सर ज्योति यादव। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है पक्का? सर यस, क्योंकि इनमें लार्वल स्टेजेस होते हैं। बताएं मैंने लार्वल स्टेजेस का नाम? सर मेरे को पता है। ठीक है, और तुमको कहाँ से पता है? सर मैंने पढ़ा था ये। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बात करते हैं। ठीक है ज्योति, आगे बात करें? यस सर। चलिए सब लोग माइक बंद कर लीजिए। मैं आई विल प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन, और जब स्क्रीन नजर आएगी आप मुझे बता दीजिएगा कि सर स्क्रीन नजर आने लग गई है। तो आई सपोज आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। Yes, sir. ओके। तो एज यू कैन सी कि मैंने आपको ये प्लैटिहेलमिंथस की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी थी, और जैसे कि ये भी बताया था कि लार्वल स्टेजेस बहुत सारी हो सकती है लिवर फ्लूक में। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि क्या लिवर फ्लूक, मैंने शर्मीन से पूछा था कि लिवर फ्लूक का क्या किसको इन्फेक्ट करता है, तो उसने बोला कि मुझे तो ह्यूमन ही पता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लिवर फ्लूक है उसका जो साइंटिफिक नेम है बेटा, वो साइंटिफिक नेम है फैसियोला। ये फैसियोला, ये ओ है, ठीक है ना, ओ। तो फैसियोला इज द साइंटिफिक नेम फॉर लिवर फ्लूक। अब इसके अलग अलग, फैसियोला तो जीनस हो गई। आपको पता है कि बायनॉमियल नॉर्मल क्रिएचर के अंदर जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस होता है, और जो सेकंड नेम होता है वो स्पीसीज नेम होता है।
तो फैसियोला जीनस हो गया, स्पीसीज अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ फैसियोला हिपैटिका, तो फैसियोला हिपैटिका है लिवर का शीप का लिवर फ्लूक, वो शीप को इन्फेक्ट करता है। अगर मैं बोलूँ फैसियोला बुस्काई, तो फैसिलोप्सिस बुस्काई, तो फैसिलोप्सिस बुस्काई ह्यूमन का लिवर फ्लूक है, वो ह्यूमन के लिवर को इन्फेक्ट करता है। ठीक है ना। तो ऐसे फैसियोला के ना बहुत सारे तरीके के लिवर फ्लूक की बहुत सारी वेराइटीज हैं। ठीक है ना। और सिर्फ फैसियोला नहीं, ठीक है ना, ऑफिस्टो पैरागॉर्डियस, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम लिवर फ्लूक बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि लिवर फ्लूक सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, शीप को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। अच्छा, सेम टेपवर्म के साथ है। टेपवर्म ह्यूमन को और पिग्स को, काउस को, बफलोस को, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट कर सकता है। और दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम से पैरासिटिक है, और जो भी प्लाटियल में इसके बेसिक चीजें होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना, पैरासिटिक होना जनरली, ठीक है ना, और है ना। तो ये सारे फीचर्स दोनों के क्या है, कॉमन है। सकर्स का होना, बल्कि आपने मुझे एक बात नहीं बताई जो मैं चाह रहा था सुनना, कि टेपवर्म के पास हुक्स होते हैं, है ना। बताया था आपको कि टेपवर्म के पास क्या होते हैं, हुक्स होते हैं, और ये जो हुक्स हैं ये फैसियोला के पास नहीं रहेंगे। ये वाला पॉइंट किसी ने नहीं बोला, और फिर ये वाला पॉइंट भी किसी ने नहीं बोला। खैर, ये तो आपने बोला कि एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता, साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि माउथ भी एब्सेंट होता है, एनएस भी एब्सेंट होता है, तो माउथ भी नहीं होता टेपवर्म के पास। ठीक है। खैर, जो भी आपने बोला सही बोला। और रिप्रोडक्शन के मामले में ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं जो सेल्फ भी हो सकते हैं। स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ टेपवर्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखा जा सकता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, ऑफकोर्स लार्वल स्टेजेस हैं, और मोनोशियस हैं, मतलब कि कोई मेल एंड फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही तरीके का ऑर्गेनिज्म है, वो या तो मेल की तरह काम कर सकता है या तो फीमेल की तरह, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है ना। तो ये तो आपके प्लैटिहेल्मिन्थस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो गई थी। मैं आपको सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता ही दी थी, लाइफ साइकिल भी डिस्कस कर ली थी, नर्वस सिस्टम भी हो गया था। तो ऑलमोस्ट हो गया है आपका प्लैटिहेल्मिन्थस। आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं बेटा, वो है एस्केहेल्मिन्थस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर आप सुनते नहीं हो ध्यान से, फिर अगली बार आप जवाब नहीं दे पाते हो, तो बड़े ध्यान से सुनना। मैं एस्केहेल्मिन्थस के बारे में क्या बताता हूँ। अगेन है तो ये हेलमेंट्स मतलब वर्म्स, और एस्केहेल्मिन्थस को हम प्यार से एक और नाम देते हैं, दैट इज निमाटोड्स। ठीक है ना। तो हम एक और नाम देते हैं एस्केहेल्मिन्थस को, और वो प्यारा सा नाम है दी निमाटोड्स। तो दूसरा नाम हो गया नीमाटोड्स, या आप बुलाना चाहें तो एक और नाम बोल सकते हैं निमैटीहेल्मिन्थस। निमैटी आगे हेल्मिन्थस लगा लीजिए। ठीक है ना। तो निमैटीहेल्मिन्थस, नीमाटोड्स, एस्केहेल्मिन्थस कोई बोले, तो ये इंटरचेंजेबली टर्म्स यूज हो जाती हैं बायोलॉजी में, और अब इन सब का मतलब आपके लेवल पे एक ही समझ सकते हैं। ठीक। अब इनको हम प्यार से एक और नाम देते हैं, दैट इज राउंड वर्म्स। जैसे हमने प्लैटिहेल्मिन्थस को बोला फ्लैट वर्म, इनको बोलते हैं हम राउंड वर्म्स। अब सवाल ये आता है कि इनको हम राउंड वर्म्स क्यों बुलाते हैं। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया में राउंड होते हैं, मतलब इनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। और सिलेंडर का अगर आप क्रॉस सेक्शन लो, तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कल। बस सर्कल के ऊपर एक दीवार, लंबी दीवार खड़ी कर दी तो बन गया सिलेंडर। ऐसे तो बनता सिलेंडर।
भाई सिलेंडर क्या है, सर्कल के ऊपर एक लंबी सी उसकी हाइट बढ़ा दी है, तो सिलेंडर की हाइट बढ़ा देंगे तो सॉरी सर्कल की हाइट बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। यही लॉजिक है। तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कल होता है। तो हम बोलते हैं कि इनकी जो बॉडी है, क्योंकि बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, इसलिए बॉडी जो होती है उसका क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो परफेक्टली ऐसा राउंड बनता है। तो देयर बॉडी इज राउंड इन क्रॉस सेक्शन, हेंस दे आर टर्म्ड एज राउंड वॉर्म्स। अच्छा, कई बार ना स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इनको हम राउंड वॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी राउंड होती है। भाई राउंड तो आलू होता है, आलू जैसी बॉडी थोड़ी ना होती है, इनके अंडे जैसी बॉडी थोड़ी ना है। तो बॉडी राउंड नहीं है, बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, दैट्स व्हाई द नेम इज राउंड वॉर्म्स। अगला जो पॉइंट आता है राउंड वॉर्म्स के बारे में, वो आ रहा है हैबिटेट, कि कहाँ मिलते हैं राउंड वॉर्म्स। अब राउंड वॉर्म्स ना पैरासिटिक है। कैसे? पैरासिटिक मतलब मोस्ट ऑफ द राउंड वॉर्म्स, जितने आप राउंड वॉर्म्स का बेसिकली नाम ले लो, वो सारे के सारे किसी ना किसी भी पैरासाइट है। जैसे एस्कैरिस हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, पिनवॉर्म लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, हुकवॉर्म अगेन ड्यूडेनम में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, लोआ आई वॉर्म आंख में पाया जाता है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी हमारे लिम्फ नोड में पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अच्छा, ये ऐसे पैरासाइट्स है जिन्होंने जो सिर्फ एनिमल्स पे पैरासिटिक नहीं है, इन्होंने प्लांट्स को भी नहीं बख्शा है। जैसे एक पैरासाइट है मेलेडोग्ने इनकॉग्निशिया, ये जो एम इनकॉग्निशिया क्लास 12 में पढ़ेंगे, ये पैरासाइट है प्लांट के ऊपर। और ऐसे बहुत सारे राउंड वॉर्म्स हैं जो प्लांट्स के ऊपर पैरासिटिक हैं, जैसे रैबिडिटिस। ठीक है ना? तो मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनके बारे में कि ये सिर्फ एनिमल्स पे ही पैरासाइट नहीं है, बल्कि प्लांट्स के ऊपर भी पैरासिटिक होते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अबाउट दी राउंड वॉर्म्स। तो पैरासाइट के नाम पे बड़े ही अच्छे किस्म के पैरासाइट हो गए, है ना, कि भाई एनिमल ही नहीं प्लांट को भी नहीं छोड़ा। अब आगे का जो मेरे पास चीजें मुझे आपको बतानी है, वो बातें आप मुझे बताएंगे, वो मैं नहीं बताऊंगा। जैसे कि आकाश, आवाज आ रही है आकाश? यस सर। हाँ आकाश, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, तुम मुझे वन बाय वन उस चीजों को जवाब दोगे, ठीक? ओके सर। और अगर आकाश गलत जवाब देगा तो ये अंश आवाज आ रही है? अंश कुमार, अंश कुमार के नाम से कौन है? बेटा तेरे मैच डिस्टर्बेंस तू बंद कर ले। अनुभव तिवारी, अनुभव आवाज आ रही है? अनुभव, अंश माइक बंद कर ले। ओके कोई बात नहीं। इशिका आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है इशिका, अपना माइक बंद कर रखना। आंसर आकाश देगा, और अगर जहां आकाश गलती करेगा वहां मैं तुमको पूछूंगा, ठीक है? ओके सर। माइक बंद कर दो फिलहाल। ठीक है आकाश? यस सर। हाँ चल, मुझे फटाफट से बता दे कि ये जो एस्केलेमेंथस होंगे डिप्लोब्लास्टिक होंगे या ट्रोफोब्लास्टिक होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इशिका सही बोल रहा है? यस सर। ठीक है, अगला सवाल आकाश। एसिलोमेट होंगे कि सिलोमेट्स होंगे?
सर सूडोसिलोमेट। सीरोसिलोमेट्स होंगे। सही बोल रहे हैं यशिका? यस सर। वेरी गुड। आकाश, सिमेट्री कैसी होगी इनकी? सर बाइलेटरल। बायलेटरली सिमेट्रिकल। सही बोल रहे हैं यशिका? यस सर। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स। आकाश बंद कर लो माइक, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। यशिका आप भी बंद कर लो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर है कि प्लैटिहेलमिंथस व ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। प्लैटिहेलमिंथ है क्या था ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर? प्लैटिहेलमिंथस एसिलोमेट्स, लेकिन ये सूडोसिलोमेट्स हैं, इकलौते सूडोसिलोमेट्स। और सिमेट्री इनकी बायलेटरल होगी जो प्लैटिहेलमिंथस में आई गई थी, ठीक है ना? अच्छा, एक सवाल और था मेरा आकाश। यस सर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर ऑर्गन सिस्टम। इसी का सही बोल रहा है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड आकाश, बंद कर लीजिए आप दोनों अपना माइक। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम प्रॉपरली कह सकते हैं कि हाँ भाई इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सारे सिस्टम ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनाइज हैं। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, सब सिस्टम्स हैं और सब ऑर्गन सिस्टम लेवल पे क्या है? ऑर्गेनाइज्ड। खैर, अब आगे इनकी डिटेल में बढ़ते हैं हम आगे। अब मैं आपको एक चीज, एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये जो डायग्राम आप सामने देख रहे हो बेटा, आपके को नजर आ रहा होगा, ये एस्कैरिस का डायग्राम है। कौन है ये? एस्कैरिस, ASCARIS, एस्कैरिस। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि इसमें एक मेल है और एक फीमेल है। ऐसा ना आपने प्लैटिहेलमिंथस में नहीं देखा। ये क्लियर डिमार्केशन कि एक मेल एक फीमेल, और दोनों मॉर्फोलॉजी में भी अलग अलग, मतलब मेल अक्सर इसमें छोटे होते हैं और फीमेल्स अक्सर इसमें साइज में बड़ी और हट्टी कट्टी होती हैं। तो साइज में बड़ी जो होती है वो कौन होती है? फीमेल्स होती हैं। और जो मेल्स होते हैं वो साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और जो टिप है, पोस्टीरियर एंड है मेल का, पोस्टीरियर मतलब कि आखिरी वाला एंड, वो कर्व उगता है, हुक जैसा होता है। जैसे नीचे देख सकते हो कि नीचे जो एंड है वो थोड़ा कर्वी है, हुक जैसा है इन द केस ऑफ मेल। तो मेल्स आर जनरली स्मॉलर देन दी फीमेल्स। ये भी प्रॉपर्टी किसकी है? एस्केहेलमिंथस की है। एंड मेल्स एंड फीमेल्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। अब जब इसके थोड़े बेसिक स्ट्रक्चर पे आते हैं, अब डायग्राम का ध्यान से देखो, तो आपको दो तीन चीजें आपको नोटिस करवाता हूं मैं कि भाई एक तो इनका ऊपर की तरफ देखा जाए तो माउथ है। क्यों भाई? सबको माउथ नजर आ रहा होगा, है ना? माउथ है ये, अगर मैं मार्क करूं, देखूं यहां पर, तो ऊपर की तरफ इनका क्या है? माउथ है। तो इसके पास भी माउथ है, इसके पास भी क्या है? माउथ है। माउथ के साथ साथ सिर्फ माउथ ही नहीं, नीचे की तरफ एनस भी है, ठीक है? अच्छा, माउथ इनका कैसे? टर्मिनल, मतलब एकदम टिप पे, ठीक है भाई? जैसे आप खड़े हो, आपके जहां सर पे बाल हैं उस जगह पर इनका माउथ है, उसको बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन। तो टर्मिनल माउथ है इनका, ठीक है? और एनस भी है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा, वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है कि माउथ भी और एनस भी है। यूरिनरी या अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए इनके पास एक्सक्रीटरी पोर भी है, जैसा कि प्लैटिहेलमिंथस में भी था। इनके पास भी क्या है? एक्सक्रीटरी पोर टू रिलीज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक, वो भी इनके पास है। तो एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालने के लिए एक्सक्रीटरी पोर है, और अनडाइजेस्टेड वेस्ट निकालने के लिए एनस भी है। अब इनके पास बीच में एक लेटरल लाइन भी है,
बड़ी फेंट सी लाइन है बीच में, इसको हम लेटरल लाइन बोल रहे हैं। ये क्या होता है ना कि जैसे मान लेते हैं इसको मैं ऐसे कट कर देता हूँ, ऐसे कट कर दिया। अब इसको ऊपर से देख रहा हूँ तो इसकी एक सिलेंड्रिकल बॉडी हो गई। अब इस बॉडी में ना बेटा चारों तरफ मसल्स हैं, मसल्स हो गई, लेकिन बीच में जो मसल्स है ना यहाँ पर वो थोड़ी सी थिक है। तो एक जगह की मसल कैसे हो गई, थिक हो गई। अब जब ये पूरी बॉडी बनेगी तो जो मसल थिक है ना वो एक फेंट लाइन की फॉर्म में नजर आती है। मतलब जो लाइन है ना एक्चुअल में लेटरल साइड पे वो एक्चुअली मसल को रिप्रेजेंट कर रही है, थिक मसल को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब चारों तरफ की मसल पतली है, बस एक पॉइंट पे वो लेटरल पॉइंट पे कैसी है, मोटी है। वही मोटी वाली जो मसल है वो फेंट लाइन की फॉर्म में नजर आती है, तो उसी को हम बोलते हैं द लेटरल लाइन। लेटरल समझ लीजिए कि आपका फ्रंट आपका होता है वेंट्रल, आपका बैक होता है आपका डॉर्सल, और साइड होता है आपका लेटरल। मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपकी जो चेस्ट है, ठीक है, वो आपका वेंट्रल हो गया, जो आपकी पीठ है वो आपका डॉर्सल हो गया, और जो साइड है, जैसे जो आप कह सकते हैं जैसे कि अंडर आर्म्स हैं, ठीक है ना, या जहाँ आपके हाथ रखे जाते हैं, जो आपका वेस्ट है वो आपका लेटरल साइड हो गया। तो लेटरल मतलब साइड वेज, ठीक। तो लेटरल लाइन बोल रहे हैं, मतलब साइड में लाइन है उसके, ना डॉर्सल ना वेंट्रल बल्कि लेटरल। तो ये थोड़ी वर्ड्स याद रखिएगा। अच्छा, अब मेल और फीमेल में और क्या फ़र्क है, इस डायग्राम में ठीक से नहीं दिखाया हुआ, मैं आपको और बताता हूँ। फीमेल में एक और ओपनिंग होती है जिसको हम फीमेल गोनोपोर बोलते हैं। इस डायग्राम में देखिए एक माउथ नजर आ रहा है आपको मेल का, ठीक है। तो मेल में माउथ है, सॉरी ये फीमेल का माउथ है, नॉट मेल, फीमेल है ये। अच्छा, फीमेल का माउथ है और फीमेल का एनस भी है, ठीक है। अच्छा, और दोनों का एक्सक्रीटरी पोर भी है, ऊपर दिखा रखा है, देखिए एक्सक्रीटरी पोर भी है ऊपर। अच्छा, कहीं बीच में फीमेल के अंदर फीमेल गोनोपोर भी होता है। अब फीमेल गोनोपोर क्या है ना, एक अलग ओपनिंग है, एक एक्स्ट्रा ओपनिंग है फीमेल के पास, इसलिए स्पर्म को रिसीव करने के लिए। तो फीमेल जो है वो स्पर्म रिसीव कर रही है, जिससे मुझे एक चीज और क्लियर हो गई, क्योंकि फीमेल खुद स्पर्म रिसीव कर रही है, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन इसके अंदर कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ये बात भी मैं यहाँ से समझ जाता हूँ, क्योंकि मैं समझदार हूँ, ठीक है ना। तो आप भी समझदार है तो आप भी समझ जाइए इस बात को, ठीक। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गई, ये भी हमने क्लियर कर लिया। अच्छा, मेल ताकि स्पर्म ट्रांसफर कर सके, मेल के पास यहाँ पर एक सीटे होता है। सीटे इज अ पीनस लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे इसकी टेल है, ये कर्वी टेल बना देते हैं, ये एस्कैरिस की टेल हो गई। अब यहाँ पर एक ओपनिंग है, और ये जो ओपनिंग है ये यहाँ से सिर्फ स्पर्म ही बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली एनस है, ये क्या है, एनस, और यहीं से स्पर्म भी बाहर जाता है। मतलब ये ओपनिंग सिर्फ एक्सक्रीटरी सिर्फ अनडाइजेस्टेड वेस्ट निकालने के लिए नहीं है, बल्कि स्पर्म रिलीज करने के लिए भी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट में मिलकर स्पर्म जाते नहीं, वो ट्यूब अलग है भाई। एक ट्यूब आ रही है एलिमेंट्री कैनाल की, ऊपर से आ रहा है एलिमेंट्री कैनाल, उसकी ट्यूब भी यहीं खुल रही है, और एक ट्यूब आ रही है स्पर्म लेके, और वो ट्यूब भी यहीं पर खुल रही है। तो एक ट्यूब आ रही है स्पर्म लेके, वो भी यहीं पे खुल रही है, और फिर ये दोनों ट्यूब फाइनली एक साथ खुल रही हैं। मतलब बड़ी ट्यूब है, उसके अंदर विद इन दो पतले पतले ट्यूब्स हैं, मतलब वो दो अलग अलग ट्यूब्स हैं। ऐसा नहीं कि दोनों मिलके आ रहे हैं, दोनों के रास्ते अलग हैं। अनडाइजेस्टेड वेस्ट का रास्ता अलग है, स्पर्म का अपना रास्ता अलग है, दोनों अलग अलग ओपनिंग से खुल रहे हैं, लेकिन जो अल्टीमेट ओपनिंग बाहर की तरफ है वो एक ही है, ठीक है। ये लॉजिक है। खैर, तो जो मेल की जो ओपनिंग है जहां से स्पर्म आ रहे हैं उसकी बात करते हैं। मैं वापस से बना देता हूं आपके लिए, अगर आप मेरा बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स से ये मेल हो गया, ठीक है ना, ये मेल बॉडी हो गया। मेल का जो यहाँ पे एनस है, जैसे ये हो गया एनस, और एनस में मैंने बोला कि स्पर्म की ओपनिंग भी है। वहां पर दो स्ट्रक्चर्स हैं पिनाइल सीटे इस तरीके के,
है ना, ये एक्सटेंडेड से स्ट्रक्चर है, इन्हें बोलते हैं पिनाइल सीटे, SETAE सीटे, पिनाइल सीटे, पिनाइल PENILE पिनाइल। इनका काम क्या होता है ना, इनका काम होता है कि फीमेल ओपनिंग को ढूंढना और ढूंढ कर उसे खोलना। भाई फीमेल ओपनिंग क्लोज रहती है और उसको ढूंढना भी होता है। अब ढूंढेंगे कैसे वो भी बताता हूँ। ढूंढेंगे इस तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग है कि मान लीजिए अगेन ये फिर से मेल है, ठीक है, लोअर बॉडी मेल की, और ये एनस हो गया और ये पिनाइल सीटे हो गए। अब इसी के आसपास ना बहुत सारे यू कैन से रिसेप्टर्स रहते हैं, टच रिसेप्टर्स, ठीक है ना, बहुत सारे टच रिसेप्टर्स रहते हैं। ये टच रिसेप्टर्स जो है ये सेंस करते हैं, टच का सेंस करते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है ना, टू फाइंड आउट कि कहाँ मेल फीमेल ओपनिंग है, कहाँ स्पर्म ट्रांसफर करने हैं, ठीक है ना। पता चला कि एक्सक्रीटरी पोर में स्पर्म ट्रांसफर कर दिए तो काम नहीं बनेगा ना, तो स्पर्म का ट्रांसफर करने हैं फीमेल जेनिटल पोर में करने हैं, तो इसलिए उसको ढूंढना इनका काम होता है। इन्हें बोलते हैं टैक्टाइल सीटे। टैक्टाइल मतलब टच के सीटे, टैक्टाइल मतलब टच सेंसिटिव, ठीक है ना। जैसे आपकी स्किन कैसी होती है, टैक्टाइल सेंसिटिव होती है, टच सेंसिटिव होती है, तो टैक्टाइल सीटे होते हैं, ठीक है ना। या इनको आप पेनाइल सीटे, सॉरी, या इनको आप क्लोकल सीटे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं, सॉरी नॉट सीटे, टैक्टाइल पैपिला, इनको बोलते हैं पैपिला, ये पैपिला है। सीटे तो वो हो गया ना स्पर्म ट्रांसफर करने वाला, इनको बोलते हैं पैपिला। मैं वापस लिख देता हूँ आपके लिए, आई एम रियली सॉरी, इसको हम बुलाते हैं पैपिला। ये हो गया मेल, ये हो गया एनस, ये हो गया सीटे, इनका नाम होता है पैपिला, प्री एनल पैपिला और पोस्ट एनल पैपिला, डिपेंडिंग कि ये एनस से पहले हैं या एनस के बाद हैं। तो दिस इज पैपिले या पैपिला। तो ये वाले हो गए ऊपर वाले प्री एनल पैपिला, एनस से पहले, और ये हो गए पोस्ट एनल पैपिला जो टैक्टाइल हैं, टच सेंसिटिव हैं, जो सीटे को बताते हैं, पिनाइल सीटे को, कि यहाँ पर फीमेल ओपनिंग है, यहाँ पर स्पर्म ट्रांसफर करने हैं। तो सीटे का काम सिर्फ फीमेल ओपनिंग को खोलना है। जो स्पर्म ट्रांसफर है वो फोर्सफुली, झटके से, इजेक्शन से थ्रू द ओपनिंग फोर्सफुली अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इनका काम स्पर्म ट्रांसफर करना नहीं है, ये ट्यूब की एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में तो जो पीनिस है उसका काम है कि स्पर्म को ट्रांसफर करना, पीनिस से होके स्पर्म जाते हैं। लेकिन इस केस में पिनाइल सीटे से होकर स्पर्म नहीं जाएंगे, सीटे सिर्फ खोलेगा ओपनिंग को, स्पर्म सीधा ओपनिंग से डायरेक्टली फोर्सफुली सीधा झटके से एंटर कर जाएंगे। तो ये लॉजिक है। खैर इतना डिटेल हमें नहीं जानना है, हमें बस इतना आइडिया होना चाहिए कि मेल फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। खैर सर, हाँ जी सर ये एनस और पिनाइल सीट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, एनस के पास दो उठे हुए स्ट्रक्चर में हम पेनाइल सीटे बोलते हैं। यस सर एक बार फिर रिपीट कर दो, पैपिलाई क्या था ये? देखो मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। जैसे ये आपसे नीचे वाला डायग्राम देखो, है ना, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये एनस से पहले है तो प्री एनल पैपिला यहाँ लिखा भी हुआ है, और जो नीचे की तरफ है वो एनस के बाद में, तो दैट इज पोस्ट एनल पैपिला। पैपिला हल्के से ना ऐसे उठे हुए स्ट्रक्चर, हल्के से उठे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही कम उठे हुए, बहुत ही छोटे उठे हुए। आप समझ लो कि पैपिला आर लाइक सेंसरी स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे न्यूरॉन्स के सेंसेशंस होते हैं और ये टच की इंफॉर्मेशन इनको पहुंचाते हैं, इनके ब्रेन को, कि कहीं यहाँ टच किया गया है या यहाँ पे इस तरीके का है, तो दैट टच सेंसिटिव, ठीक है ना। और सर वो स्पर्म ट्रांसफर कौन करता है? स्पर्म ट्रांसफर देखो मैं बताता हूँ, अगर तुम समझने की कोशिश करो, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कोई बात नहीं, मैं आपको और दोबारा बताता हूँ डिटेल में। कि मान लो कि ये, लेट्स से डायग्राम देखना, मान लो कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ये सिस्टम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा एक ट्यूब आ गई एनस, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल की, जो स्टमक वगैरह माउथ से होती आ रही है, ये आ गई ट्यूब, यस ठीक है। और बेटा फिर एक दूसरी ट्यूब आ गई जो स्पर्म लेके आ रही है ना, ये स्पर्म लेके आ रही है।
अब ये दोनों ट्यूब बाहर की तरफ एक ही ट्यूब में खुल रही हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी ट्यूब हो गई आपकी, जो बाहर ओपनिंग नजर आ रही है। इसके अंदर दो और छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, ठीक। सर इस ओपनिंग का नाम क्या है? इस ओपनिंग को हम ओवरऑल क्लोका बोल देते हैं। इस ओपनिंग को हम ओवरऑल क्लोका बोल देते हैं, या सिंपली आप एनस भी बोल सकते हो, कोई गलत बात नहीं है इसको एनस बोलने में, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्री की ओपनिंग है। तो क्लोका, CLOAC क्लोका या एनस, आप दोनों ही वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक। खैर, हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब यहाँ पर ये हो गए दो सीटें उठे हुए स्ट्रक्चर। अब ये उठे हुए स्ट्रक्चर क्या करेंगे, फीमेल ओपनिंग को खोल देंगे। जैसी वो खुली वैसे ही यहां से फोर्सफुली क्या ट्रांसफर हो जाएंगे, स्पर्म ट्रांसफर हो जाएंगे। तो स्पर्म बेटा इधर से होके ऐसे नहीं गए, ये तरीका नहीं है समझाने का। इसका मतलब सीटे ने स्पर्म ट्रांसफर नहीं किए, सीटे ने सिर्फ खोला फीमेल ओपनिंग को, स्पर्म तो इस ट्यूब से फोर्सफुली क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। समझ गए? यस सर। हाँ, तो सर, ये फाइंड कॉन्सेप्ट कौन करता है। सर वो फीमेल ओपनिंग्स को फाइंड कौन करता है? फाइंड का कॉन्सेप्ट ये है कि टच करके फाइंड करेंगे कि ओपनिंग कहाँ पे है, और वो जो आप फाइंड करने के लिए जो इस्तेमाल करोगे वो इस्तेमाल करोगे ये पैपिलास, जो एनस के कुछ ऊपर हैं और कुछ एनस के नीचे हैं। ओके सर। ठीक है ना। तो ये पैपिला टच सेंसिटिव है, ये फाइंड करेंगे कि भाई कहाँ पे है फीमेल ओपनिंग। तो यही काम चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको याद रखना है कि मेल के अंदर जो टेल हो कर्वी होती है, ठीक। अगली जो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में लिखी हुई है और डिटेल में नहीं समझाई हुई है, एनसीईआरटी का काम है ये पॉइंट लिख देना और ना समझाना डिटेल में। खैर, वो एक पॉइंट है कि राउंड वॉर्म्स हैव अ ट्राई रेडिएट माउथ। अब ट्राई रेडिएट माउथ वो लिख देते हैं लेकिन समझाते नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ बेटा। ये है एक ट्राई रेडिएट माउथ। ट्राई रेडिएट क्यों बोल रहे हो, आपको समझाता हूँ। ये माउथ आप पता कैसे देख रहे हो, ये इसका माउथ है, ये ऊपर से है ना, आप टॉप व्यू देख रहे हो, समझ रहे हो। तो आप ऊपर से नीचे देख रहे हो इसका माउथ को। तो जब इसका माउथ का आप टॉप व्यू देखोगे तो आपको ऐसे नजर आएगा ऊपर से, ठीक। अच्छा, इसके माउथ में क्या इंटरेस्टिंग बात है, इसके माउथ में 3 लिप्स हैं, 1 लिप, 2 लिप्स, 3 लिप्स। मैं आपको आइडिया देता हूँ, मेरे स्ट्रक्चर बता के बताता हूँ फिर आप समझ जाओगे। यहीं पर बताता हूँ। इसका माउथ है, लेट्स से ये इसका माउथ हो गया। इसमें 3 लिप्स हैं, 1 लिप, 2 लिप और 3 लिप, ठीक। अब ये 3 लिप्स हो गए। अब देखो ये जो ओपनिंग्स हैं ये 3 डायरेक्शन में नजर आती हैं। कैसे? एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ओपनिंग कुछ ऐसे नजर आ रही है ना, ओपनिंग कैसे नजर आ रही है, ऐसे नजर आ रही है ना। 3 डायरेक्शन में, 1 2 3, और बाकी तो लिप्स से ऑक्यूपाइड है ना। तो ऐसा जो माउथ है जहां पे इस तरीके की वाई शेप की ओपनिंग है 3 डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं ट्राई रेडिएट माउथ। तो ये मतलब है ट्राई रेडिएट माउथ का, ठीक है। कवर्ड बाय 3 लिप्स, जैसे ये क्या है, लिप्स हैं, LIPS लिप्स। मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, लिप्स बोलते हैं। और इनके ऊपर रहते हैं अगेन टच सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स। क्या रहते हैं? टच सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स। क्लियर? और क्या इंटरेस्टिंग है, तो याद रखिएगा 3 लिप्स हैं, ट्राई रेडिएट माउथ है, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इनके पास मस्कुलर फैरिंक्स होता है। फैरिंक्स समझते हैं आप लोग? आप लोग फैरिंक्स समझते हैं सब लोग? चलिए मैं बता देता हूं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो मान लेते हैं कोई ह्यूमन बींग है, हालांकि थोड़ा काफी रफ डायग्राम बना है। खैर, तो इस ह्यूमन बींग के मान लीजिए
ये लेट्स से ये वाली ओपनिंग जो है, एक मिनट, हाँ मान लेते हैं यहाँ पे 2 ओपनिंग्स हैं, है ना। और ये जो पहली वाली ओपनिंग है ये सांस के लिए है, इसे हम ट्रैकिया बोलते हैं या विंड पाइप बोलते हैं। ये सांस की ओपनिंग हो गई, है ना, कि भाई एयर आई और एयर यहां से या नाक से आती हुई यहां चली गई, ये सांस वाली ओपनिंग हो गई। सांस वाली ओपनिंग के ठीक बाद में आपके पास एक रीजन रहता है जो फूड पाइप है। तो ये वाला जो हिस्सा है दूसरे वाला बेटा, ये हो गया आपकी फूड पाइप, ये फूड पाइप हो गई। तो ये जो ब्लू से लेबल किया ये आपका फूड पाइप वाला रीजन हो गया, और ये जो मैं ग्रीन से लेबल कर रहा हूं ये आपका सांस वाला रीजन हो गया। तो एक होगी आपकी विंड पाइप, एक होगी आपकी फूड पाइप। लेकिन बेटा बीच में कुछ एरिया आपके रेस्पिरेशन में कॉमन रहता है, ये हिस्सा जहां पर फूड और एयर दोनों हो सकते हैं, ओरल और एयर वाला कॉमन रीजन। इस वाले रीजन को बेटा हम जो कॉमन रीजन है फारिंक्स बोलते हैं। दिस टर्म्ड एज फारिंक्स, PHARYNX, PHARYNX, फारिंक्स। तो फारिंक्स ये येलो वाला रीजन है जो कॉमन है सांस के लिए भी और फूड के लिए भी। ठीक, फारिंक्स क्लियर। अब एक ऐसा ही रीजन, हालांकि नाम फारिंक्स दे रहे हैं, मतलब फारिंक्स आप समझ लो आपके माउथ के ईसोफेगस के ऊपर वाले रीजन को हम फारिंक्स बोल देते हैं, कि फूड पाइप के ऊपर वाला रीजन, माउथ से नीचे और फूड पाइप से ऊपर, मतलब माउथ और फूड पाइप के बीच का जो रीजन है उसे हम फारिंक्स बोल देते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए, तो राउंड वॉर्म में भी वो जो रीजन है वो मस्कुलर होता है। कैसा होता है बेटा? मस्कुलर। अब मस्कुलर होने की वजह से वो वेव जनरेट करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती हैं। अब जैसे ही मान लीजिए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, मान लीजिए फारिंक्स है, अब फारिंक्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगी तो बेटा एक वेव जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? वेव। और वो वेव चीजों को नीचे खींचेगी, एक सक्शन फोर्स जनरेट होगी। जैसे आपके ईसोफेगस में होता है, आपके ईसोफेगस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं तो पेरिस्टाल्टिक वेव जनरेट होती है और फूड जो है आपकी ईसोफेगस से नीचे जाता है। ऐसा ही कॉन्ट्रैक्शन एस्के एलिमेंटस के फारिंक्स में होता है, जिसकी वजह से वो फूड को स्टक करता है। तो फूड इज स्टक्ड बाय द हेल्प ऑफ मस्कुलर फारिंक्स। ये प्रॉपर्टी भी किसकी है? एस्के हेलमिंथस की है। तो ये सारे टर्म्स आपको एस्के हेलमिंथस के बारे में क्लियर होनी चाहिए। और मैं बात एस्कैरिस की कर रहा हूं क्योंकि मेन ऑर्गेनिज्म आप समझ, जिसके बारे में हम, जिसके थ्रू हम बाकी ऑर्गेनिज्म के बारे में समझ सकते हैं एस्के हेलमिंथस में, वो कौन है? एस्कैरिस ही है। ठीक, तो दैट इज ऑल अबाउट दी एस्कैरिस। सर क्या एलिमेंट्री के नाम आपको काफी सारे फीचर बता दिए। अब हाँ, और पॉइंट बताऊंगा। हाँ बोलिए सर, आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी बीच बीच में। हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। वॉइस क्रैक हो रही थी बीच बीच में आपकी। कोई बात नहीं, लास्ट क्या समझ में आया वो बता दीजिए। सबको मेरी वॉइस क्रैक हो रही है? सर मस्कुलर फेरिंक्स वाला। यस सर। उससे पहले सारा क्लियर है? यस सर, उससे पहले से क्लियर है। तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। कौन बोल रहा है ये? सर आकाश। हाँ आकाश। आकाश, मुझे आपको ईसोफेगस का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पता है? यस सर। है ना, ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, फूड पेट में जाता है। बेटा यस सर। ऐसा ही कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट एस्के एलिमेंटस का फारिंक्स करता है, ओके सर। क्योंकि वो मस्कुलर होता है। तो वो वेव जनरेट करता है जिससे फूड स्टक किया जा सकता है। अरे बात समझ में? यस सर। ठीक, तो मस्कुलर फारिंक्स प्रॉपर्टी है एस्के एलिमेंटस की फूड को इंजेस्ट करने के लिए। आगे मैं बता रहा था एक्सक्रीशन। अब आपको पता है कि मैं थोड़ा बताऊं कि एस्के एलिमेंटस में सूडोसिलोम होता है। एस्के एलिमेंटस मैं एक बार बताता हूँ। मान लीजिए ये इसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये एक एस्के एलिमेंटस है, उसके अंदर की बॉडी है, ये उसकी आउटर बॉडी हो गई। बीच में उसका ये
ये उसके एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब हो गई, ये उसकी लेट्स से कुछ दूसरी ट्यूब्स वगैरह हो गई उसके, क्या कहते हैं, लेट्स से इसके लिए क्या कहते हैं, स्पर्म वगैरह की ट्यूब हो गई, और फिर कुछ ट्यूब हो गई मान लीजिए उसके एक्सक्रीशन वाली ट्यूब हो गई, ठीक है ना। और बाकी जो स्पेस है उस स्पेस को हम सूडोसिलोम बोलते हैं, ठीक है ना। और उस स्पेस में फ्लूइड भरा होता है। तो स्पेस में क्या भरा हुआ बेटा, स्पेस में फ्लूइड भरा हुआ है, जो ब्लड नहीं है, जो ब्लड नहीं है वो बस टिश्यू फ्लूइड है। क्या है, टिश्यू फ्लूइड। और क्योंकि बेटा ये जो फ्लूइड है ये चारों तरफ भरा हुआ है सूडोसिलोम में, तो बेटा इस फ्लूइड का नाम हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। स्यूडो, सॉरी यहां पे ई आएगा, स्यूडो सिलोमिक स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। तो स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड ही इसका मेन फ्लूइड है। तो सोचो बेटा ये एक्सक्रीशन कैसे कर रहा होगा। ये एक्सक्रीशन कुछ इस तरीके से करता है, मैं आपको बताता हूं। चारों तरफ फैला हुआ जो फ्लूइड है स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड, ये ये उसी को इस्तेमाल, है ना, लेट्स से चारों तरफ फ्लूइड फैला हुआ है, स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड, है ना। बीच में इसके पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेल होता है, बड़ा सा सेल होता है जिसकी बहुत लंबी ट्यूब होती है, नीचे तक फैली हुई होती है इस तरीके से। वापस बताता हूं, एक बड़ा सा सेल है एच शेप का, दिख रहा है आपको, एच शेप का सेल है ये, नीचे पूरी बॉडी में फैला हुआ है, इसकी एक ओपनिंग है और पूरी ट्यूब है, ठीक है ना। ये जो सेल है इसका न्यूक्लियस भी है अपना। ये बड़ा सा सेल है, ये क्या कर रहा है कि सारे के सारे स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड से, आसपास स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड है जैसे कि आप देख रहे हैं आसपास, देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सूडोसिलोमिक फ्लूइड, है ना। तो ये सूडोसिलोमिक फ्लूइड से क्या कर रहा है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। चारों तरफ से नाइट्रोजन क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद फाइनली उस नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाला जा रहा है। और ये जो बड़ा सा सेल है जो ये काम कर रहा है, इस सेल को बेटा हम बुलाते हैं Your voice is breaking. रेनेट Your voice सेल। is breaking. ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, RENNET, रेनेट सेल। सर वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। मैं वापस लिख देता हूं आपके लिए, मैंने बोला RE, कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, RENETTE, रेनेट सेल। अब क्लियर आ रही है? यस सर। सबको डिस्टर्बेंस हो रही है आवाज में? यस सर। यस सर। अब क्लियर आ रही है मेरी आवाज या अभी भी डिस्टर्बेंस है? यस सर। ओके, सर अब क्लियर है। तो लास्ट sir. आपको क्या समझ में आया बेटा?
सर रेनेट सेल एब्जॉर्ब करता है उसके बाद हाँ, NS तो मैं वही बता रहा था आपको कि रेनेट सेल जो है वो चारों तरफ से स्यूडोसुमिलिक फ्लूइड से एब्जॉर्ब कर लेगा नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है ना। तो नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब करने के बाद स्यूडोसुमिलिक फ्लूइड से जो रेनेट सेल है उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर देगा, और बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए बेटा उसको कुछ चाहिए होगा, तो वो जो उसको चाहिए बाहर रिलीज करने के लिए वो ओपनिंग है। और वो ओपनिंग कौन सी है? वही तो ओपनिंग है एक्सक्रीटरी पोर, जो मैं शुरू में जिसको आपको एक्सक्रीटरी पोर बता रहा था। तो रेनेट सेल की ओपनिंग को हम क्या बुला रहे हैं? एक्सक्रीटरी पोर बुला रहे हैं, जो आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे थे कि ये डायग्राम में भी आपने देखा था आई सपोज। तो वही जो ओपनिंग है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? दी एक्सक्रीटरी पोर बोल रहे हैं। ये एच शेप्ड सेल का ही पार्ट है रेनेट सेल। हाँ जी, क्या कह रहे बेटा? सर जो ये रेनेट सेल है वो एच शेप्ड सेल का ही एक पार्ट है कि अलग ही सेल है वो? रेनेट सेल एक सेल है, ठीक है ना, और वो सेल ही इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहा है। तो एक ही बड़ा सा सेल है जो एज अ एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पूरा का पूरा अपने आप में सर काम फिर कर वो रहा है। एच शेप्ड सर ये वो concept एच है। शेप्ड सेल कौन है? बेटा वो एच शेप्ड सेल ही तो रेनेट सेल है। ओके सर। मैं बताता हूँ, रुको रुको ध्यान से देखना, आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये आप देख रहे हो, अब ये वाला डायग्राम देखो। अब इस डायग्राम में आपको पूरा एस्केलेमेंथस नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, ठीक है? ये सबको नजर आ रहा है डायग्राम? यस सर। हाँ। यस अच्छा, सर। अब इसमें आपको एक चीज और नजर आ रही है, ये देखो, ये ये एक्स शेप स्ट्रक्चर पतला सा नजर आ रहा है बीचों बीच, जिसको इसने लेबल किया है लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल। क्यों? यस सर। यस सर। ये ऊपर से लेके नीचे तक बड़ा सा स्ट्रक्चर है ना, नीचे तक है, ठीक है ना। अब ये जो पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर है बेटा, ये पूरा ही एच शेप का है। पूरा कैसा हुआ? एच शेप का हुआ एक तरीके से। इसी को हम रेनेट सेल बोल रहे हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं हम? रेनेट सेल बोल रहे हैं। और बेटा इसी का डायग्राम साइड में ये बनाया हुआ है, इसी को बड़ा करके दिखा रखा है, ठीक? आ रही बात समझ में? यस सर। तो यही कॉन्सेप्ट है कि एक बड़ा सा सेल है, उसका नाम रेनेट सेल है, जो इतना बड़ा है, जिसकी टांगे इतनी लंबी है कि उसकी टांगों को हम ट्यूब लाइक भी कह देते हैं। तो एनसीईआरटी बोलती है कि एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स या एक्सक्रीटरी कैनाल दें एस्केलेमेंथस के पास। लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक्सक्रीटरी कैनाल कुछ और नहीं बल्कि लंबी लंबी टांगे हैं रेनेट सेल की, या एच शेप्ड रेनेट सेल की। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है मेरे पास आपको समझाने वाला बेटा, वो है नर्वस सिस्टम ऑफ एस्केलेमेंथस। अब नर्वस सिस्टम ऑफ एस्केलेमेंथस समझाने के लिए मैं एस्कारिस का एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, कि ये देखिए इसका कितना कॉम्प्लिकेटेड सा नर्वस सिस्टम है। हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें ऊपर की तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम नर्व रिंग कहते हैं। मतलब ऊपर की तरफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्रेन की तरह काम कर रहा है। नर्वस सिस्टम का गुच्छा है, नर्व का गुच्छा है, उसे हम ब्रेन कह रहे हैं। देखिए ब्रेन कुछ नहीं होता, नर्व का गुच्छा ही होता है। आपका ब्रेन भी नर्व का गुच्छा ही है, ठीक है।
फिर यहाँ से जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, वैसे इनकी एक कॉर्डलेट स्ट्रक्चर जा रहा है नीचे की तरफ, जिसको हम नर्व कॉर्ड बोलते हैं। जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इनकी क्या है, नर्व कॉर्ड। और फिर आप देखेंगे इसी नर्व कॉर्ड से, जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अलग अलग डायरेक्शन में नर्व जाती हैं, इनकी भी यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में क्या जा रही हैं, नर्व जा रही हैं। और कुछ नर्व्स सीधा ब्रेन से ही आ रही हैं। तो इस तरीके का इनका क्या है, नर्वस सिस्टम है। मतलब हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना, हमें बस इतना समझना है कि इनके पास ब्रेन भी है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी है। मतलब अच्छा खासा डेवलप नर्वस सिस्टम है इनके पास। क्लियर? अच्छा, अब वन बाय वन सिस्टम की बात कर लेते हैं। डाइजेशन मैंने बता दिया कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है, एनस है, मस्कुलर फारेंक्स है, ट्राई रेडिएट माउथ है। ये बात क्लियर हो गई आपको। रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं मोस्ट ऑफ द एस्केलेमेंट्स। इन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत ना होना या एनारोबिकली रेस्पायर करना, ये पैरासिटिक प्रॉपर्टी है बेटा। देखिए, अगर आप पैरासाइट हो, आप किसी और की बॉडी में रह रहे हो, तो आपको फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और क्योंकि फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आपको ऑक्सीजन की कमी में रहना आना चाहिए। तो इसलिए ये ऑक्सीजन की कमी में रहते हैं। अब कमी का मतलब कमी होता है, एब्सेंस नहीं होता। मतलब ऑक्सीजन कम है, तो जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है, वो ये जो आसपास फ्लूइड है ना, जहां पे भी जिस भी बॉडी ऑर्गन के अंदर है, जो भी फ्लूइड है, उसमें जो डिजॉल्व है ऑक्सीजन, उसको ले रहे हैं थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये भी ये जो भी रेस्पिरेशन करते हैं अपनी स्किन से कर लेते हैं, और ऐसी रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटिन मतलब स्किन होता है, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब स्किन के थ्रू ही रेस्पायर करते हैं, जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन लेनी होती है। हालांकि होते ये मोस्टली कैसे हैं, एन एरोबिक। ठीक, क्लियर? तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दैट इज रेस्पिरेशन फ्रॉम मॉइस्ट स्किन। और इनकी स्किन स्लाइमी भी होती है, काफी ज्यादा म्यूकस रिलीज होता है स्किन में, होना भी चाहिए। तो पैरासाइट है, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो इन्हें डाइजेस्ट कर लेंगे अगर ये काफी सारा म्यूकस बॉडी में बाहर नहीं रखेंगे। मोटा सा स्किन की कवरिंग क्यूटिकल भी रखते हैं, ठीक है ना। क्यूटिकल इज द कवरिंग स्किन की, ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम इन्हें ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। ये सारी पैरासिटिक एडेप्टेशन है। अच्छा, इसके अलावा रेड सेल भी हो गया, नर्वस सिस्टम भी हो गया। हाँ बोलिए। कोई कुछ कह रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही। सर इनके पास सकर्स होते हैं? नहीं नहीं, इनके पास सकर्स नहीं होते। ये अपनी चिपचिपी बॉडी के थ्रू ही आपके एलिमेंट्री केनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम में अटैच रहते हैं। तो ये अपनी बॉडी के थ्रू डायरेक्टली अटैच रहते हैं, स्लाइमी चिपचिपी बॉडी के थ्रू। सकर्स और हुक्स वगैरह इनके पास नहीं रहते हैं। ओके सर। तो रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन मैंने आपको बता दिया, नर्वस सिस्टम भी बता दिया, ठीक है ना। बात करें अगर इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो भी मैंने बता दिया कि मेल और फीमेल दोनों जो है वो अलग अलग हैं। मेल के पास टेस्टिस है, स्पर्म ट्रांसफर हो रहे हैं। फीमेल के पास ओवरी है, स्पर्म एक्सेप्ट हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट रहती हैं। तो लार्वा होता है इनका, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग लार्वा है, ठीक है ना। तो लार्वा के नाम अलग अलग होते हैं, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा, स्पीसी टू स्पीसी वेरी करेगा, ठीक है ना। तो दैट इज अबाउट द नर्वस सिस्टम। अब आगे मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दे रहा हूँ एस्कैरिस के लाइफ साइकिल के बारे में। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर मुझे कोई डिसऑर्डर अमीबा कॉज करे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, ये टर्म समझिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। ये बायोलॉजी की टर्म्स हैं, जरा मैं समझाता हूँ आपको। अगर आपको कोई डिसऑर्डर अमीबा कॉज कर रहा है, तो हम उसको चुपचाप बोल सकते हैं एमीबायसिस। मतलब उस ऑर्गेनिज्म का नाम लगा दिया, आगे सिस लगा दिया, एसिस लगा दिया, तो अमीबायसिस।
ठीक है ना। इसी हिसाब से अगर कोई डिसऑर्डर हमें फिलेरिया वॉर्म कॉज कर रहा है तो हम बोल सकते हैं फिलेरियासिस। फिलारिया के द्वारा कॉज करने वाली फिलारियासिस, अमीबा के द्वारा कॉज करने वाली अमीबाइसिस। अच्छा, अगर कोई डिसऑर्डर हमें टीनिया कॉज कर रहा है, टेपवर्म, तो हम बोलेंगे क्या? चेनियासिस। क्लियर? कोई डिसऑर्डर हमें लेट्स से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है, कोकिडिया कॉज कर रहा है, तो हम बोलते हैं कॉकिडियोसिस। वहां आई के साथ ओ लग जाता है, कॉकिडियोसिस। तो इस तरीके से टर्म निकली होती हैं। सिमिलरली कोई एस्कैरिस हमारे अंदर पैथोजेनेसिटी कॉज कर रहा है, तो बेटा हम उसको बोलेंगे एस्कैरियासिस। तो कोई बोले एस्कैरिस क्या कॉज करता है, तो क्या कॉज करता है? एस्कैरियासिस। ठीक है, तो टीनिया ने कॉज किया तो टीनियासिस, फैसियोला ने कॉज किया तो फैसियोलोसिस, कोकिडिया ने कॉज किया तो कोकिडियोसिस, अमीबा ने कॉज किया तो अमीबाइसिस, अमीबा ने कॉज किया तो एंटमीबाइसिस, फिलेरिया ने कॉज किया तो फिलेरियासिस। तो वैसे ही एस्कैरिस ने कॉज किया तो एस्कैरियासिस। तो एस्कैरियासिस इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस। और एस्कैरियासिस होता कैसा है? एस्कैरियासिस का ट्रांसफर मैन टू मैन होता है। मैन टू मैन होता है, एक मैन से दूसरे मैन की बॉडी में। मतलब इसमें लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक है। जैसे लिवर फ्लू की पड़ी लाइफ साइकिल, वो डाइजेनेटिक थी, दो होस्ट थे, एक स्नेल था, एक लेट्स से ह्यूमन या शीप था, तो दो होस्ट थे। अच्छा, जैसे टेपवर्म की लाइफ साइकिल पड़ी, एक पिग था एक ह्यूमन था, दो होस्ट थे, तो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। इसमें एक ही होस्ट है, तो क्या बोलते हैं? मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस। बहुत इजी सा है। एस्कैरिस का जो एडल्ट है आपके इंटेस्टाइन में होगा, वो फर्टिलाइजेशन करेगा, इंटरनल फीमेल एग प्रोड्यूस करेगी, एग प्रोड्यूस करने के बाद उसे इंटेस्टाइन में रिलीज कर देगी। किसके इंटेस्टाइन में? आपके इंटेस्टाइन में। अब आप फीकल मैटर रिलीज करोगे। क्या रिलीज करोगे? फीकल मैटर। अब जैसे आप फीकल मैटर रिलीज करोगे तो एस्कैरिस के एग्स भी उस फीकल मैटर में होंगे। वो जो एस्कैरिस के एग्स है वो फीकल मैटर में आ गए। अब मान लो किसी के फीकल मैटर जो है वो पानी में गया या सॉइल में गया, तो सॉइल या वाटर कंटामिनेट हो गया। धीरे धीरे ये थोड़ा एग थोड़े से डेवलप करेंगे, ठीक है ना। डेवलप करने के बाद यही एग्स जब कोई इंजेस्ट कर लेगा, कोई खा लेगा गलती से खराब पानी के थ्रू या खराब फूड के थ्रू, तो ये आपके एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, और फिर जाके एडल्ट बन जाएंगे। तो मतलब इसका जो ट्रांसमिशन है वो फीको ओरल रूट से है। फीको मतलब फीकल मैटर, वेस्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जिसको बोल रहे हैं, और ओरल मतलब माउथ। तो मतलब किसी के फीकल मैटर से किसी के माउथ में ये क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है थ्रू कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है, किसकी? एस्कैरिस की। अब जैसा कि मैंने बताया इसमें मोस्ट ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक ही है बेटा। जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूं तो एक पैथोजन है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये 12th में बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, इसको नाम आज अभी से याद रख लीजिए, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। और इसकी एक और स्पीशीज है वुचेरेरिया मलाई। एक दूध की मलाई होती है ना, उसके नाम से याद कर लो, मलाई। वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरेरिया मलाई। मतलब मेन जीनस कौन है? वुचेरेरिया। ये जो वुचेरेरिया बेटा दिखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका लार्वा आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। कैसे? आपको एक मस्कीटो बाइट करेगा, मच्छर काटेगा एक, और मच्छर का नाम होगा क्यूलेक्स मस्कीटो। कौन सा मस्कीटो बेटा? जैसे मलेरिया कौन सा मस्कीटो फैलाता है, पता किसी को? एनोफ्लीज। एनोफिलिस। एनोफिलिस। वुचेरेरिया कैरी करता है कौन? क्यूलेक्स मस्कीटो। तो क्यूलेक्स मस्कीटो है, फीमेल क्यूलेक्स जो कैरी करेगा ये वाला वुचेरेरिया और आपको काटेगा। और ये पहुंच जाएगा लिम्फ नोड के अंदर। लिम्फ नोड आपके लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट होते हैं जो पैरों में, हाथों में और गले में रहते हैं। वहां पहुंच जाएगा और आपके पैर को कुछ इस तरीके से स्वेल कर देगा जैसा आप देख रहे हो।
तो पाँव जो है ये एक इंसान का इस तरीके से स्वेल कर जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना, और एलिफेंट जैसा नजर आएगा, कि हाथी जैसा पैर नजर आएगा। इसीलिए इस डिजीज का नाम आपने सुना होगा एलिफेंटियासिस भी होता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एलिफेंट, एलिफेंट के आगे इयासिस लगा दिया, तो एलिफेंटियासिस। और क्योंकि वो छरेरिया ही है जिसका नाम है फिलेरियल वर्म, इसका खुद का नाम क्या है, इसका नाम है फिलेरियल वर्म, फिलेरियल वर्म। तो इसी डिजीज का नाम हम फिलेरियासिस भी कर देते हैं। तो फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस एक ही बात है, और आपको याद रखना है कि कॉज कैसे हो रहा है। कॉज कर रहा है वो छरेरिया बैनक्रॉफ्टी यानी फिलेरियल वर्म, और पहुंचा कौन रहा है हमारी बॉडी में, पहुंचा रहा है, इसका वेक्टर है फीमेल क्यूलेक्स। जैसे प्लाज्मोडियम हमें मलेरिया कॉज करता है, वैसे वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी हमें फिलेरियासिस कॉज करता है, एलिफेंटियासिस कॉज करता है। जैसे प्लाज्मोडियम पहुंचाने वाला मच्छर है एनोफिलीज, वैसे ही वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी पहुंचाने वाला जो मच्छर है, या फिलेरियल वर्म पहुंचाने वाला जो मच्छर है, वो क्यूलेक्स मस्किटो है। आई सपोज ये बात क्लियर है आपको। सर इनके लार्वा का नाम क्या होता है? बेटा इसका लार्वा का नाम है ये माइक्रोफिलेरिया लार्वा, लेकिन उतना ज्यादा आपको ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, उसके लिए आप परेशान मत होइए। इसका नाम तो फिलेरिफॉर्म सॉरी माइक्रोफिलेरिया लार्वा है, ठीक है। और इसका नाम, अगर आप इसके लार्वा का नाम की बात करो एस्कैरिस के, तो उसका नाम है रैबिडिफॉर्म लार्वा। फिर हुकवर्म का जो लार्वा है उसका नाम है फिलेरिफॉर्म लार्वा। तो लार्वा के नाम अलग अलग होते हैं, लार्वा का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लार्वा को में परेशान मत होइए। आगे बढ़ते हैं। आगे एक दो और पैथोजन, जैसे कि ये है लोआ लोआ, LOA लोआ, LOA लोआ, लोआ लोआ दो बार। तो लोआ लोआ लोइयासिस कॉज करता है, और लोइयासिस आपके स्किन का डिसऑर्डर है, आपके स्किन में ये वर्म रहता है, ठीक है। अच्छा, अब स्किन से ये कभी कभार घूमता फिरता आई में भी आ जाता है, जैसा अभी डायग्राम में देख रहे हो, आई में भी घुस जाता है। तो क्योंकि आई में आ सकता है, हमेशा आई में नहीं आएगा, लेकिन आई में भी आ सकता है, तो इसलिए इसका नाम आई वर्म भी है। तो आई वर्म लोआ लोआ अगेन कौन है, एस्के हेलमिंथस है, ठीक। और भी है, जैसे ये पैरों के थ्रू एंटर करके पैरों में छाले भी कॉज करता है, रहता हमारे इंटेस्टाइन में है, द हुक वर्म। कौन सा वर्म, हुक वर्म। ये जो वर्म है ये अगेन किसी के एलिमेंट्री कैनाल में रहेगा, फीकल मैटर से बाहर आएगा, और फिर पैरों के थ्रू, पैरों के स्किन के थ्रू वापस हमारी बॉडी में आ जाएगा, और घूमता फिरता वापस इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, और जहां पैर में एंटर करेगा वहां पे छाले और नुकसान कॉज करेगा। तो ये जो है ये कौन है, ये है बेटा आपका एनसाइलोस्टोमा द हुक वर्म। मैं नाम लिख देता हूं, इसका नाम है एनसाइलोस्टोमा। प्यार से जो बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं हम, एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है ना, ANCYCLOSTOMA, एनसाइक्लोस्टोमा। और प्यार से बुलाते हैं हम इसको हुक वर्म, क्योंकि ये हुक जैसा होता है, ये जो हुक रहती है, तो HOOK हुक वर्म। ये भी आपके इंटेस्टाइन में ही रहता है, और आपको इन्फेक्शन कॉज करता है। और नाम आप खुद बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा नाम है एनसाइलोस्टोमियासिस। जो एनसाइलोस्टोमा कॉज करे वो एनसाइलोस्टोमियासिस। और भी है, एक है गिनी वर्म, ठीक है, पढ़ने में ये गिनिया आता है, लेकिन बोलते हैं उसको गिनी है, गिनी वर्म। जैसे गिनी पिग्स होते हैं, गिनी इज एक्चुअली अ प्लेस जहां पर ये पहली बार ओरिजिनेट हुआ था। तो गिनी वर्म खराब पानी पीने से हमारी बॉडी में आता है, ठीक है, और हमारी बॉडी में आके स्किन में जाएगा, और स्किन में ब्लिस्टर यानी छाले कॉज करेगा, और ये बहुत लंबा होता है, स्किन में एक तरफ से घुसेगा, मतलब उसकी
स्किन में एक तरफ से बढ़ेगा और एक तरफ से हो सकता है बाहर भी निकल जाए, या दो तरफ से बाहर निकल जाए, पर स्किन में जगह जगह से बाहर निकलता हुआ भी होगा। बड़ा ही खतरनाक ये वर्म है, द गिनी वर्म, ठीक है ना। साइंटिफिक नेम इसका ड्रैकेनक्यूलस है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये नाम, पहले पूछे जाते, आजकल नहीं पूछे जाते। 10-15 साल पहले क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते, बट फिर भी हम एक आइडिया ले लेते हैं। ड्रैकेनक्यूलस, ठीक है ना, दैट इज गिनी वर्म ड्रैकेनक्यूलस। और इसमें जो डिजीज होती है वो इस तरीके की होती है, मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको। ये देखिए किस तरीके से ये स्किन के अंदर स्किन को फाड़ के इस तरह से बाहर निकल जाता है। छाला एक मोटा सा ब्लिस्टर जहां से बाहर निकलता है वहां कॉज करता है, ठीक है ना। तो बड़ा ही खतरनाक सा ये वर्म है, द गिनी वर्म। अगेन पैरासिटिक है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि गिनी वर्म इंडिया से इरेडिकेट हो गया, इंडिया में नहीं होता आपको ये, या वेस्ट अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्रीज में ही पाया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जितने मैंने बताए वो सारे खतरनाक पैरासाइट्स हैं। यहाँ पे गिनी वर्म हो गया, दैट इज ड्रैकेनक्यूलस, या हुकवर्म हो गया, द एंसाइलोस्टोमा, ठीक है ना, या लोआ लोआ हो गया, द आई वर्म, या वो छरेरिया हो गया, द एलिफेंटियासिस कॉज करने वाला फ्लेरल वर्म, या आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म एस्कैरिस हो गया, कॉजिंग एस्कैरियासिस। ये सारे ही क्या हैं, पैथोजेंस हैं। ये सारे ही के सारे क्या हैं, पैरासाइट्स हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है एस्केलमेंथस के बारे में, कि दीज आर द पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, और फीचर्स मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे सारी बातें। नेक्स्ट क्लास में हम एनालिटिक्स पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट स्पेसिफिक? सर हाँ जी प्रियांशु। सर एस्कैरिस बॉडी में एंटर कैसे करता है, मतलब किस सोर्स से करता है, किसकी वजह से? कंटामिनेटेड वाटर या फूड। वाटर के थ्रू ही सर। वो तो गिनी भी होता है, वाटर के थ्रू ही करता है, या फूड भी भाई। ओके। हाँ, टीनिया भी ऐसे करेगा भाई। भाई कई लोग होते हैं ना, जैसे फीकल मैटर जो है प्रॉपर जो है, घरों में शौचालय नहीं है, बाहर ही रिलीज कर दिया, पानी में रिलीज कर दिया, या एग्रीकल्चर फील्ड में रिलीज कर दिया, तो खाना तो फूड कंटामिनेट हो गया या वाटर कंटामिनेट हो गया, और फिर वही पानी आपने कहीं ना पी लिया, गंदा पानी पी लिया। तो वही एग्स या टीनिया के भी एग्स जो है वो रह सकते हैं, वो बॉडी में आ सकते हैं। टीनिया का लार्वा, सॉरी। ओके सर, ठीक। यस सर। खैर टीनिया का तो अलग था कि टीनिया में तो दो तरीके से आ सकता है, या तो कंटामिनेटेड फूड या वाटर से आपकी बॉडी में, आपकी मसल्स में चला जाए, और वो वाला डिसऑर्डर जो पिग को हो रहा था वो आपको हो सकता है, या फिर पिग मीट खाने से, पिग की मसल्स से आपकी बॉडी में आ सकता है, उसका तो वो भी रूट है। और कोई किसी का डाउट? एक्सक्यूज मी सर। जी सानवी जी। सर जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं वो हम एस्केलमेंथिस से मॉलस्क तक लेंगे, या फिर उसको सीलेंट्रेट से मॉलस्क तक? क्या बात कर रहे हैं आप? सर जो प्रोटोस्टोम्स है वो एस्केलमेंथिस से मोलस्का तक होते हैं। प्रोटोस्टोम्स एस्केलमेंथिस से मोलस्का तक। हाँ, हम प्रोटोस्टोम्स एस्केलमेंथिस से मोलस्का तक बोल सकते हैं, ठीक है। सर तो उसमें एक सीलेंट्रेट वगैरह को भी इंक्लूड करते हैं, उनमें भी मतलब एक ही ओपनिंग होती है उनमें, लेकिन नहीं, उसमें इसको इसीलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि प्रोटोस्टोम कहलाने के लिए आपके पास प्रॉपर आर्केंटेरॉन और उससे डेवलप्ड आपका माउथ होना चाहिए। जो हम देखते हैं पहली बार जो सही से डेवलप हुआ है, आप एस्केलमेंथिस में एक तरीके से कह सकते हो, फिर भी डेवलप हुआ है। उससे पहले हम जनरली प्रोटोस्टोम वर्ड यूज नहीं करते कि प्रॉपर ब्लास्टोपोर डेवलप नहीं हो रहा है। सर फ्लैट वर्म में नहीं होता? फ्लैट वर्म बेटा उसको हम प्रोटोस्टोम के अंदर कैटेगरी में नहीं डालते, क्योंकि हम उसको देखें तो उसका जो माउथ है वो तो बस ऐसे ही एक बॉडी की एक ओपनिंग सी है, वो कोई ब्लास्टोपोर से डेवलप नहीं हुआ है। सर इंटरनेट पे ये एग्जांपल था। किसका? सर फ्लैटवर्म का प्रोटोस्टोम्स में। देखो पॉइंट ये है कि जो आपकी बुक्स वगैरह हैं उसमें नहीं दिया हुआ है, कॉन्ट्राडिक्टरी के अंदर आता है, ठीक है ना। अब इसके दो तरीके हैं देखने के कि प्रोटोस्टोम्स वो है जिनमें माउथ है और एनस नहीं है,
और तो उस हिसाब से प्रोटोस्टोम को के अंदर जो उस हिसाब से सिर्फ माउस के कॉन्टेक्ट से बात करेंगे तो फिर नहीं आएगा, मतलब फिर तो आ जाएगा, लेकिन अगर हम एक्चुअली ब्लास्टोपोर और आर्केंटरॉन इन सबको कंसिडर करें तो जो बीएससी एमएससी की जो बुक्स हैं उनमें जनरली ये सारी बातें एस्के एलिमेंथिस से की जाती हैं, इसलिए आपको बुक्स में जनरली एस्के एलिमेंथिस 2 मैमल्स मिलेगा, क्या सॉरी एस्के एलिमेंथिस से प्रोटोस्टोम या ड्यूटोस्टोम की बातें मिलेंगी, ठीक है, जहाँ पे हम एकाइनोडर्मेटा तक से पहले तक मोलस्का तक प्रोटोस्टोम बोलते हैं, उसके बाद हम ड्यूटोस्टोम बोलते हैं। ओके तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का वेरिएशन रह सकता है। तो हमें देखो, हमें इंटरनेट के हिसाब से नहीं जानना होता, क्योंकि इंटरनेट पे जो लेटेस्ट जो सोच है, जो लेटेस्ट क्लॉज है, उस हिसाब से दे रखा होता है ना। और हमारी बुक में अभी वो क्लॉजेस के हिसाब से नहीं दिया हुआ, तो हम तो एग्जाम उसी हिसाब से देंगे ना जो बुक्स वगैरह में इंफॉर्मेशन है। यस सर। और फिर डाउट सर ये पेनियल सेटअप बताइए। क्या बेटा? पेनियल सेटअप। क्या? पेनियल सेटअप। पिनाइल सीटा बेटा, पिनाइल सीटा। बेटा पिनाइल सीटा समझ ले कि एक स्ट्रक्चर है उठा हुआ जो फीमेल ओपनिंग को ओपन करने में हेल्प कर रहा है फॉर स्पर्म ट्रांसफर। सर स्पेलिंग क्या थी इसकी? PENIL पेनाइल, SETAEC। ओके सर। एनीबॉडी एल्स कोई डाउट? सर ये जो एस्केरिस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, सारे एस्की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इसी यही है मतलब जनरली? हाँ देखो, एस्कैरिस एक जनरल ऑर्गेनिज्म, हम हर एक को नहीं पढ़ सकते, हर एक में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन रहेगी, लेकिन हाँ हम एक ही ऑर्गेनिज्म से सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हमें एनालिट्स पढ़ना है तो हम अर्थ फॉर्म पढ़ लेते हैं। ऑफ कोर्स लीच, नेरेस ये सब थोड़े थोड़े अलग रहेंगे, लेकिन जनरल फीचर्स एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से पढ़ सकते हैं। तो एस्कैरिस की जनरल प्रॉपर्टी बता दी, हल्का हल्का वेरिएशन सब में रहेगा। ओके सर। और कोई डाउट? चले फिर, अगर कोई कोई और डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम।